नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा अपना उत्तराखंड का ये खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तो वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी खटीमा पहुंचे, जहां पहुंच वो पूजा अर्चना कर रहे। चलिए आपको दिखाते हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी खटीमा पहुंचे। चले सीएम पुष्कर सिंह धामी एक कार्यक्रम के तहत खटीमा पहुंचे, जहां आपको बताते चले विधायकों संघ सीएम पुष्कर सिंह धामी खटीमा पहुंचे। साथ ही वहां कई आयोजन भी सीएम के तहत किए गए। अखिल भारतीय शिक्षा समागम के तहत आपको बताते चले सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे, जहां पहुंच उन्होंने लोगों से मुलाकात की। तो वहीं अखिल भारतीय शिक्षा समागम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। साथ ही वहां पहुंचो क्या कुछ कह रहे, आइए आपको सुनाते हैं। क्या कर रहे हो यार? केंद्रीय विद्यालय के इस शुभारंभ अवसर पर, लोकार्पण अवसर पर यहाँ पर उपस्थित हमारे खटीमा नगर पालिका के चेयरमैन श्री रमेश चंद्र जोशी मामू भैया, पूर्व विधायक डॉक्टर प्रेम सिंह राणा जी, पूर्व विधायक श्री राजेश शुक्ला जी, जिलाध्यक्ष भाजपा श्री कमल जिंदल जी, महापौर रुद्रपुर विकास शर्मा जी, शंकर कोरंगा जी, डॉक्टर अनिल कपूर जी, मोहन भटिया जी, नंदन सिंह जी, श्री रंजीत सिंह नामधारी जी, हमारे बड़े नामधारी जी, और सभी यहाँ पर आए हुए सभी हमारे जनप्रतिनिधिगण, विद्यालय के प्राचार्य जी और रेवानी जी, हमारे जिलाधिकारी संजीव भदौरिया जी और एसएसपी श्री मणिराम मिश्र जी, सभी आए हुए हमारे सभी अधिकारीगण, सभी अभिभावकगण और जिनके निमित्त ये शानदार परिसर बनकर तैयार हुआ है, ऐसे मेरे सभी प्रिय छात्र एवं छात्राएं और उनके सभी अभिभावक, हमारे मीडिया के सभी मित्र,
मैं सर्वप्रथम इस कार्यक्रम में उपस्थित खटीमा क्षेत्र के आप सभी परिवारजनों का आज के इस अवसर पर अपनी ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। ये हम सभी के लिए अत्यंत हर्ष और गर्व का विषय है कि जब देश में शिक्षा क्षेत्र में आई नई क्रांति के 5 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं, ऐसे ऐतिहासिक अवसर पर हमारे खटीमा में भी ज्ञान और विज्ञान के नए युग का सूत्रपात हो रहा है। आज के इस अवसर पर हमारे खटीमा को केंद्रीय विद्यालय की सौगात देने के लिए मैं सभी खटीमा वासियों की ओर से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी का हृदय तल से आभार व्यक्त करता हूँ। केंद्रीय विद्यालय की शिक्षा हमारी सेना, अर्धसैनिक बलों तथा तमाम कार्मिकों के बच्चों के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी, जिनका देश के विभिन्न हिस्सों में समय समय पर स्थानांतरण होता रहता है, जिनकी पोस्टिंग कभी एक स्थान पर नहीं होती है। यदि मेरे छात्र जीवन के दौरान भी खटीमा में केंद्रीय विद्यालय होता तो शायद मैं भी किसी विद्यालय का छात्र होता और मुझे शिक्षा के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता। और इसलिए विधायक रहते हुए मैंने खटीमा में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना हेतु हर संभव प्रयास किए। अनेक बार ये प्रयास पहाड़ जैसे लगते थे और मैं आप सबको जरूर बताना चाहता हूँ कि जब मैं केंद्रीय विद्यालय के लिए मैंने 2014 में जब आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने तो मैंने तब से प्रयास किया। तो बहुत बार मुझे लोग मजाक में कहते थे कि यहाँ खटीमा में केंद्रीय विद्यालय कैसे खुल सकता है। मेरे बहुत सारे मित्र हैं जो प्रशासनिक सेवाओं में देश और प्रदेश के अंदर सेवाएं दे रहे हैं, उनसे भी जब मेरी बात होती थी तो कहते थे कि केंद्रीय कर्मचारियों का इतना अंश वहाँ पर होना चाहिए, इतनी सारी फॉर्मेलिटीज होनी चाहिए पूरी, और वो खटीमा में पूरी नहीं होती है। भाइयों बहनों, मुश्किल था यहाँ पर ज़मीन मिलना भी बहुत मुश्किल काम होता था। ये ज़मीन भी 2 बार बदली गई, एक बार ज़मीन उधर हो गई, आधी इधर हो गई, बीच में नाला आ गया, फिर बीच में नितिन जी आपके रहने से पहले यहाँ इसके ऊपर से एक बड़ी बिजली की हाई टेंशन लाइन भी जा रही थी। अब हाई टेंशन लाइन को शिफ्ट करना, उसका भी एक बड़ा बजट था। उसके बाद एक ज़मीन हमने जो पहले यहाँ पर चिन्हित की थी, वो ज़मीन यहाँ पर मत्स्य विभाग को आवंटित हो गई। और जब मैं देहरादून गया, तत्कालीन उस समय के अपर मुख्य सचिव थे श्री रणवीर सिंह जी, उनके पास मैंने कहा कि मुझे केंद्रीय विद्यालय संगठन को जो है वो ज़मीन की अनापत्ति राज्य सरकार की तरफ से भेजनी है। तो उन्होंने कहा वो ज़मीन तो मत्स्य विभाग को चली गई है, इसमें तो जल भराव होता है, यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय नहीं बन सकता। वहाँ पर जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार ये विद्यालय नहीं बनेगा। राजू जी समझ रहे हैं? तो मैंने उनको कहा कि मैं यहीं पैदा हुआ हूँ, यहीं बड़ा हुआ हूँ, मैं भली भांति जानता हूँ कि कहाँ जल भराव होता है और कहाँ नहीं होता है। इसलिए आप जो करिए, मैं किसी भी कीमत पर ये केंद्रीय विद्यालय की ज़मीन किसी अन्य काम के लिए नहीं देने दूँगा, और उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ेगा। शुक्ला जी आप भी हमारे साथ थे, लेकिन आप उस दिन नहीं थे। मेरे 2 अन्य मित्र थे जो हरिद्वार वाले, दोनों विधायकगण थे, हम 3 लोग गए थे, और मैंने कहा कि आपको ये आदेश बदलना पड़ेगा। अंततः ये आदेश बदला, केंद्रीय विद्यालय के लिए ज़मीन आवंटित हुई, और फिर बाद में मैंने मुख्यमंत्री समीक्षा में
जो मेरे से पहले वाले मुख्यमंत्री थे, मैं उस समय सामान्य यहाँ का विधायक था, इस क्षेत्र की जनता ने मुझे चुना था, और उसमें समीक्षा बैठक में मैंने तय करवाया कि निःशुल्क रूप से केंद्रीय विद्यालय की ज़मीन जो चिन्हित की गई है वो निःशुल्क रूप से केंद्रीय विद्यालय संगठन को स्थानांतरित की जाएगी। उसका आदेश हुआ और इसका मार्ग प्रशस्त हुआ कि विद्यालय बनने का, लेकिन उसके बाद पूर्व भारत सरकार में अनेक औपचारिकताएं होती और उस समय के यहाँ के सांसद आदमी कोश्यारी जी, उनका भी बहुत बड़ा योगदान था। उनको लगातार हम कहते थे कि आप जो है इसको भारत सरकार में आप इसकी जल्दी से जल्दी पैरवी करिए और हमको जो है यहाँ पर स्वीकृति दिलाइए। 2019 में भारत सरकार की कैबिनेट में खटीमा समेत कुछ विद्यालयों को स्वीकृति प्राप्त हुई, उसमें से हमारे खटीमा का भी नंबर आया। और मैं इसमें अगर बोलूँगा तो मैं कई घंटों तक बोल सकता हूँ। ये सामान्य काम नहीं है यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय खोलना, मैं इतना आप सबसे कहना चाहता हूँ। इसके लिए मैं 1 घंटे तक बोल सकता हूँ। इतनी सारी जगह पर मैं गया, इतने सारे दफ्तरों के मैंने चक्कर लगाए, मैं सच बता रहा हूँ। लेकिन मेरा सपना था, बचपन से सपना था, जब मैं बाहर जाता था देखता था कि अनेक स्थानों पर रुद्रपुर, काशीपुर, हल्द्वानी, देहरादून, ऐसे स्थानों पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिखाई देती हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन दिखाई देते हैं, स्कूल कॉलेज बड़े बड़े हैं। ये मेरे खटीमा में भी होना चाहिए। तो इसके साथ साथ आज मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है जब मैं देख रहा हूँ, मैं पिछले साल आया था, इसका परिसर देख के गया था, आप लोग नहीं थे उस समय, तो मैं देखने आया था कि इसका निर्माण कार्य कैसा चल रहा है। आज सच में ऐसा लगता है कि एक सपना जो। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प सबका साथ सबका विकास को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सामाजिक एकता एवं समरसता के उच्चतम मानदंडों के साथ बनाया है यूपी सरकार का मूल मंत्र। परिणाम स्वरूप 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में सभी को मिले बिना किसी भेदभाव के रोजगार के समान अवसर एवं योजनाओं के लाभ। 8.5 लाख से अधिक सरकारी और 3,75,000 से अधिक संविदा पर नौकरी पाने वाले जहां निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया के साक्षी बने, वहीं अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े एवं निम्न आय वर्ग के अभ्यर्थियों को मिला आरक्षण का संपूर्ण लाभ। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और जल जीवन मिशन से लेकर मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार और एक जनपद एक उत्पाद जैसी विभिन्न योजनाएं यूपी में अंत्योदय से सर्वोदय का सपना कर रही हैं साकार। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो वहीं उत्तराखंड में विश्व बाघ दिवस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वन्य जीवों के संरक्षण का विशेष संदेश दिया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार सतत प्रयासों से यहां बाघों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है, जिससे उत्तराखंड देश में बाघ संरक्षण के मामले में अग्रणी बन चुका है। वहीं धामी ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे वन्य जीवों, खासकर बाघों के संरक्षण के लिए सक्रिय भूमिका निभाएं और स्वस्थ परिस्थितियों पर तंत्र के निर्माण में अपना योगदान जरूर दें।
तो वहीं उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के दूसरे और अंतिम चरण का मतदान शांतिपूर्ण और सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। वहीं राज्य के 10 जिलों में 40 विकास खंडों में आयोजित इस चरण में कुल 70% मतदान दर्ज किया गया है, जिसमें महिलाओं की भागीदारी पुरुषों से अधिक हुई है। वहीं प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार कई मामलों में पुरुषों अपने मताधिकार का प्रयोग पुरुषों ने महिलाओं से बढ़कर किया। वहीं राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदान प्रक्रिया में अगले सभी कर्मचारियों, अधिकारियों और सुरक्षा बलों के प्रतिबद्धता और समर्पण के लिए उनकी सराहना भी की। अब तक 31 जुलाई और मतगणना होगी, वहीं जिसके बाद त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों के नामों की घोषणा की जाएगी। तो वहीं खबर हल्द्वानी से, जहां रामनगर के बिरजू मायला में पुलिस ने रामपुर रोड हाईवे से गिरफ्तार कर लिया। वहीं खुद को पत्रकार बताकर अब वो सोशल मीडिया पर भ्रामक और भड़काऊ पोस्ट किया करता था। बिरजू पर अभद्रता, अवैध वसूली, जान से मारने की धमकी और छेड़छाड़ जैसे गंभीर आरोप है। 3 अलग अलग एफआईआर में उससे नामजद किया गया। आरोप है कि वह पत्रकारिता के आड़ में लोगों को धमकाकर पैसे वसूलता और झूठे आरोप लगाकर बदनाम किया करता था। तो वही हरिद्वार में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। अपने ही बालिग बेटी को यौन शोषण के गंभीर आरोपों में घिरी पूर्व बीजेपी नेत्री और उसके प्रेमी सुमित पटवाल को कोर्ट ने 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल के निर्देश पर बनी एसआईटी इस संवेदनशील मामले की बारीकी से जांच कर रही। जैसे ही रानीपुर थाना क्षेत्र से ये मामला सामने आया, पूरे प्रदेश में राजनीतिक और सामाजिक भूचाल मच गया। वहीं आरोप महिला की बेटी ने लगाया है। एसपी सिटी पंकज गरौला के नेतृत्व में पुलिस कार्यवाही लगातार जारी है। तो वहीं खबर देहरादून से, जहां मसूरी जाने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। वहीं पर्यटन विभाग ने मसूरी रोपवे परियोजनाओं पर काम शुरू कर दिया है, जो आने वाले समय में ट्रैफिक जाम की समस्या को कम करने की अहम भूमिका निभाएंगे। वहीं ये रोपवे न केवल आवागमन और सुगम बनाएगा, बल्कि क्षेत्र में पर्यटन विकास को भी एक नई दिशा देगा। पर्यटन सचिव धीरज गर्याल ने बताया कि इस परियोजना के तहत अब तक 26 टावरों के निर्माण का कार्य प्रारंभ हो चुका है। इसके साथ ही विद्युत विभाग ने सब स्टेशन हटाने की प्रक्रिया भी पूरी कर ली है, जिससे निर्माण कार्य तेजी आ चुकी है। तो निर्माण कार्य में तेजी आई है, साथ ही मसूरी ट्रैफिक जाम को अब मिलेगी राहत। अब इसमें देखिए, मसूरी में टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए जो योजना स्वीकृत हुई है आपकी, देहरादून से लेकर मसूरी तक की जो रोपवे की योजना स्वीकृत हुई है, उसमें कोई डाउट नहीं है कि इससे टूरिज्म तो प्रमोट होगा ही होगा। लेकिन जो ट्रैफिक का जो कंजेशन आप देखते हैं देहरादून से लेकर मसूरी का, खासकर समर्स में, देखिए ये नहीं कहा जा सकता कि साल भर मसूरी में ट्रैफिक जाम रहता है। केवल उन महीनों में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम की स्थिति रहती है जब बच्चों की छुट्टियां होती हैं, या जून के बाद, जून और जुलाई के बीच में, मई जून जुलाई के बीच में, उस समय वाकई में उससे काफ़ी निजात मिलने की संभावना है। और इस योजना में के अंतर्गत लगभग 26 टावर हमारे लगने थे, और उसमें से 26 के 26 टावर्स में हमारा काम शुरू हो चुका है। और उसमें साइमल्टेनियसली तो वही खबर टिहरी से, जहां गढ़वाल में गंगा नदी का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं टिहरी और श्रीनगर डैम में से पानी छोड़े जाने के बाद नदी का बहाव और तेज हो गया है, जिससे निचले इलाकों में खतरा और भी बढ़ गया। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर घाटों पर सुरक्षा बढ़ा दी और लोगों से सतर्क रहने की अपील की। वहीं साई घाट, जानकी सेतु, राम झूला, भरत घाट, हनुमान घाट जैसे सभी प्रमुख घाटों पर जल पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें अलर्ट मोड पर तैनात है। वहीं लगातार लाउड स्पीकर से ये आपको बताते अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति अनावश्यक रूप से गंगा में प्रवेश न करे। वहीं एसपी टिहरी आयुष अग्रवाल ने जानकारी दी कि मुनिकीर्ति थाना क्षेत्र के सभी घाटों पर चौकसी और निगरानी बढ़ा दी गई है।
फिलहाल खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।